Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. Welcome to my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Place. Friends, today in this video we will discuss about objectives of auditing. दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने आपको ऑडिटिंग के बारे में बताया था, जिसमें हमने ऑडिटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में सुना था और ऑडिटिंग के बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं, यानी कि ऑडिटिंग की एक बेसिक पहचान मैंने आपको मेरी वीडियो में करा दी थी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दी हुई लिंक पर क्लिक करें ताकि आपको उस वीडियो तक जाना आसान हो जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग की। अब जैसे कि मैंने पहले भी कह चुका है कि ऑडिटिंग स्टार्ट्स व्हेन अकाउंटिंग एंड्स, जहाँ पर अकाउंटिंग का काम खत्म हो जाता है वहीं से ऑडिटिंग का काम शुरू हो जाता है। नाउ व्हाई ऑडिटिंग इज नीडेड, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑडिटिंग, व्हाट आर द एम्स ऑफ ऑडिटिंग, व्हाट इज द प्योर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारी जो ऑडिटिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं उसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अब अगर हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसमें आता है टू एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी चेक करना, और टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। और हमारे जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बन चुके हैं उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पर ऑडिटर को उसके ओपिनियन एक्सप्रेस करने हैं, जो कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख के देगा। अब इसका जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हुए हैं जिनको हम वेरीफाई करने वाले हैं हमारी ऑडिटिंग की प्रोसेस में, या जिन्हें हम जिनकी एक्यूरेसी हम चेक करने वाले हैं, तो उसमें हमको छुपे हुए जो कुछ एरर्स है या फिर उसमें छुपे हुए जो कुछ फ्रॉड्स है उसे हमें डिटेक्ट करना है, और ना कि सिर्फ ढूंढना है, ताकि उसे ढूंढने के बाद हमको उसको ना होने के लिए प्रिवेंशन भी देना है, यानी कि उसके ऊपर हमको कंट्रोलिंग भी करना है। तो ये बातें आती हैं हमारी ऑडिटिंग की ऑब्जेक्टिव्स में। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है ये जानना कि ऑडिटिंग का पर्पस क्या है या फिर ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सही है या नहीं, और उसके ऊपर हमें एक हमारा ओपिनियन देना होता है एज एन ऑडिटर। और दूसरी बात, जिस काम के लिए ऑडिटर को बहुत इम्पोर्टेंटली ये काम सौंपा जाता है या फिर बहुत इम्पोर्टेंटली उसका अपॉइंटमेंट होता है, तो वो होता है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव हम कभी भी नहीं भूलेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी इन डिटेक्शन और प्रिवेंशन को डिटेल में जानने के लिए। तो अब हम जानेंगे कि क्या होता है हमारा डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फ्रॉड्स किस तरह से किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि हमारा जो फ्रॉड है वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश की वजह से भी हो सकता है। दूसरी जो बात होती है वो होती है कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। और हमारा जो फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं वो होते हैं हमारी अकाउंट्स में अगर कोई मैनिपुलेशन आ जाए तो दोस्तों, ये 3 केसेस हैं जहां पर हमारे फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सकता है। पहला केस है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, दूसरा केस होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, और तीसरा केस होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। चलिए हम लोग बात करते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश के बारे में। अब ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश क्या होता है? अब misappropriation of cash is the easiest way of fraud, especially in large business houses where there is limited or no communication between the owner of an organization and the cashier. अब ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का मतलब होता है कि जो कैश होती है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उस कैश को मिस एप्रोप्रिएटली लिखना या फिर मिस एप्रोप्रिएटली प्रेजेंट करना। अब ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश जो है वो बहुत ही आसान तरीका होता है दोस्तों फ्रॉड का। और जनरली जो लार्ज बिजनेस हाउसेस होते हैं उन लार्ज बिजनेस हाउसेस में, जहाँ पर उन बिजनेस के ओनर्स जो होते हैं यानी कि वो बिजनेस के जो मालिक होते हैं, उन मालिक को अपने बिजनेस के कैशियर के साथ कम्युनिकेशन करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है दोस्तों। तो ये जो केसेस होते हैं यहाँ पर ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश किस तरह से किया जाता है, या फिर एक एम्बेजलमेंट होता है, या फिर ये
मिली जुली एक कोशिश होती है कि हम लोग हमारी कैश को कुछ अलग तरह से अपनी ओनर के सामने पेश करें ताकि हम लोग वो फ्रॉड कर सके। अब दोस्तों हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्रॉड और एरर में क्या फ़र्क है। फ्रॉड वो चीज़ होती है जो जानबूझ के की जाती है और एरर वो होता है जो हो जाता है, मतलब गलती हो जाती है। तो एरर को हम गलती कहेंगे, लेकिन फ्रॉड जो है वो फ्रॉड गलती नहीं होती है, फ्रॉड जानी बूझी साजिश होती है। तो अब ये जो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश होता है वो कैश किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि थेफ्ट ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड पेटी कैश एंड शोइंग फिक्टिशियस पेमेंट्स टू वर्कर्स, क्रेडिटर्स, परचेसेस एटसेट्रा। अब क्या होता है कि जो कैश रिसीट्स हमारी बिजनेस में आई हुई होती है या फिर पेटी कैशेस जो हमारी बिजनेस में आई हुई होती है, उन कैश रिसीट्स की चोरी कर लेना। अगर वो कैश रिसीट्स ही गायब कर देंगे तो ये कैश रिसीट का कोई भी प्रूफ नहीं बचेगा। या फिर हम लोगों को एक कुछ फिक्टिशियस पेमेंट्स यानी कि फेक पेमेंट्स बताने हैं, जैसे कि हम लोगों ने वर्कर्स को पैसे दे दिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया या फिर कुछ मटेरियल परचेस कर लिया है और इन सब के एविडेंसेस कुछ इस तरह से जमा कर दिए कि हम लोगों ने यहाँ पैसे खर्च किए हैं। पैसे खर्च किए नहीं होते हैं, बट वी आर मिस अप्रोप्रिएटिंग अवर कैश। तो ये एक तरीका होता है हमारा। फिर शोइंग फॉल्स पेमेंट्स और एक्सेस पेमेंट्स इन कैश बुक। अब हमारी जो कैश बुक होती है उस कैश बुक में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो पेमेंट होता है वो एक तो बहुत ज़्यादा बता देंगे या फिर गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगर हम हमारा कैश बुक ही बदल दे तो हमारी कैश की जो एक्यूरेसी है वो कैश की एक्यूरेसी हमें जैसे चाहिए वैसे बदलने आ सकती है। अब मैं बात कर रही हूँ अकाउंटेंट की ओर से, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एम्प्लॉयज़ ही होते हैं इस फ्रॉड के सही साझेदार, क्योंकि उन लोगों की ये मिलीजुली साजिश होती है कि ये सारी चीज़ें हम लोग करें ताकि हम लोग कुछ पैसा बाहर निकाल सकते हैं, कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो ये होते हैं हमारी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश के कुछ पहलू जिनके ऊपर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। अब अगर आगे बात की जाए तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश जो होता है वो टीमिंग एंड लीडिंग मेथड से भी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द मनी रिसीव्ड फ्रॉम एनी कस्टमर कैन बी पॉकेटेड and the money received from another customer can be shown as money received from the former। अब ये टीमिंग एंड लीडिंग मेथड जो होती है ये क्या होती है, तो इसमें अक्सर ये किया जाता है कि समझ लो किसी यक्स से हमें कुछ पैसे मिलने थे, तो हम लोग क्या करते हैं कि यक्स का जो पेमेंट आ गया वो यक्स का पेमेंट मैंने खुद रख लिया, यानी कि मैंने अपनी जेब में डाल दिया। और अब जो वाई का पेमेंट आने वाला था वो वाई का पेमेंट आ चुका है, तो अब मैंने बता दिया कि ये जो वाई का पेमेंट आया हुआ है ये वाई का नहीं है, ये एक्स का पेमेंट आया हुआ है, यानी कि वाई का पेमेंट आया ही नहीं आपके पास। तो इस तरह से आप आपकी कैश जो है वो कैश को मिस रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर मिस अप्रोप्रिएट दिखा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं दोस्तों फ्रॉड करने के। अब आपके पास कुछ कैश सेल्स हुए होते हैं तो कैश सेल्स कैन बी शोन एज क्रेडिट सेल्स। दोस्तों कैश सेल्स होता है तो जाहिर है कि पैसे आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आ चुके हैं, बट जैसे कि आपको फ्रॉड करना है तो आप जो कैश सेल्स है उसका पैसा अपने जेब में डाल देते हैं और उस कैश सेल्स को क्रेडिट सेल बता देते हैं, यानी कि अब उसका पैसा बाद में आएगा, हमें आना है। तो फिर इस तरह से हमारा जो मिस अप्रोप्रिएट कैश है वो हम कर सकते हैं। अब इस मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश से बचेंगे कैसे, तो इसके लिए हमें एक स्ट्रिक्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो होती है वो फॉलो करनी होती है और हमारे जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स होते हैं उनको हमें स्ट्रिक्टली चेक करना होता है, ताकि ये जो कैश है और ये जो काम किया जा रहा है तो ये किसी एक इंसान के हाथ से ना होते हुए ऑटोमेटिकली किसी दूसरे इंसान के हाथों भी हम लोगों को चेक किया जा सके। तो हम लोग मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश के बारे में जान चुके हैं, उसी तरह से हम लोग जानेंगे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स क्या होता है। अब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स जो होता है वो दो तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि गुड्स में बी स्टोलन बाय एम्प्लॉई और विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉइज। अब इसमें क्या होता है कि जो गुड्स है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो गुड्स को चोरी करना।
अब वो गुड्स जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है उसको थेफ्ट में बता दीजिए, यानी कि वो थेफ्ट के अकाउंट में चला जाएगा। अब वो जो गुड्स आपने चोरी किए हैं वो गुड्स आप बाहर मार्केट में जाके बेचिए, और बाहर मार्केट में जाकर आप बेचेंगे तो उससे आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये तो होता है कि एम्प्लॉय से चोरना या फिर एम्प्लॉय की हेल्प से चोरना। अब जब आप फ्रॉड कर रहे हैं दोस्तों, तो बहुत बार ऐसे होता है कि फ्रॉड करते वक्त आप अकेले फ्रॉड नहीं कर सकते, तो फ्रॉड करने के लिए आपको कोई साथी चाहिए होता है। तो ये जो बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इन बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ये फ्रॉड करने वालों की एक लंबी चेन देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये जो चेन होती है, ये चेन मिलजुल कर, मतलब इन सब की मिली भगत से ये फ्रॉड बनते हैं, और ये फ्रॉड फलते फूलते भी हैं। अब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का एक पहलू तो हमने देख लिया कि जिसमें हम गुड्स चोरी कर सकते हैं और उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दूसरा एक तरीका ऐसा है जिसमें हम फॉल्स क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं हमारी कस्टमर को। कैसे? तो फिर जब हमारे कस्टमर गुड्स रिटर्न करते हैं, यानी कि अगर उन्होंने कुछ गुड्स परचेस किए हैं और उन्हें वो गुड्स नहीं चाहिए तो वो हमें रिटर्न कर देते हैं, बट एट दैट टाइम ऑफ दैट रिटर्न ऑफ गुड्स तो हमारे पास आ चुके हैं, बट हम लोग उनको फॉल्स क्रेडिट नोट देंगे, यानी कि वो गुड्स हमें मिले ही नहीं, वो गुड्स उन कस्टमर के पास ही है। अब कस्टमर तो बेचारा प्लेन है, कस्टमर ने तो हमें गुड्स दे दिए हैं, गुड्स तो हमारे पास आ चुके हैं। अब उन गुड्स का क्या करना है वो सब फ्रॉड करने वाले डिसाइड कर लेंगे। तो हम लोगों ने क्या कर लिया कि वो जो गुड्स आए हैं उसको हमने साइड में रख दिया, और अब हम लोगों ने उन्हें फॉल्स क्रेडिट नोट बना के दे दिया, जिसका कोई संबंध उस कस्टमर को नहीं होता, वो तो उसे देखेगा भी नहीं क्योंकि उसने पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया है। बट एम्प्लॉय जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, ये एम्प्लॉय इस तरह से अपना फ्रॉड कर सकते हैं। अब ये जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, रादर देन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कैश को डिटेक्ट करने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है कि गुड्स को मिस एप्रोप्रिएट कैसे किया गया है ये देखना। अब जहाँ पर मैनेजमेंट ज़्यादा विजिलेंट नहीं है, या फिर जहाँ पर मैनेजमेंट ज़्यादा साउंड सिस्टम यूज़ नहीं करती है बुक कीपिंग की या फिर इंटरनल कंट्रोल की, या फिर एडिक्वेट सिस्टम ऑफ सिक्योरिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इन सारे जगहों पर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स ना हो, इसके लिए हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो फिर ये कंट्रोलिंग कैसे करेंगे? तो ये कंट्रोलिंग करने के लिए हमें हमारी सारे गुड्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, और हमारे जो गुड्स है उनका फिजिकल स्टॉक जो बुक्स एंड अकाउंट्स में लिखा गया होता है उनका रिकंसाइलेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। अब जैसे कि हमारे सेल्स और परचेसेस के जो अमाउंट्स है, वो सेल्स और परचेसेस के अमाउंट कितने एक्यूरेट है उनको जानना मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है दोस्तों। तो हम लोगों को ये देखना होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश हम लोग ढूंढ सकते हैं इजीली, बट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए हमें रिवर्सिंग जाना होता है, जहाँ से हमारे इन्वॉइसेस बनने हैं, जहाँ से हमारे वाउचर्स बने हैं, वहाँ पर जाकर हमें पता चलेगा कि एक्चुअली कहाँ पर गलती हो रही है और या कहाँ से ये हेराफेरी शुरू हो चुकी है। और इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा हमारी गुड्स का, और हमारा जो फिजिकल स्टॉक हमारे पास पड़ा है, हमारे बुक्स में जो दिख रहा है, उसको रिकंसाइल भी करके लेना होगा हमें, और हमारे जितने भी सेल्स और परचेसेस हो चुके हैं उनको हमें केयरफुली चेक भी करना है दोस्तों। तो ये होता है हमारा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। दोस्तों ये हम लोग फ्रॉड्स के जो केसेस हैं वो फ्रॉड्स के केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि अभी अभी हमने देखा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। अब हम लोग बात करेंगे मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स की। हमारे अकाउंट्स कैसे मैनिपुलेट होते हैं, या फिर फ्रॉड जहाँ पर करना होता है तो हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो किस तरह से मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स करते हैं। अब मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स करना है किस लिए? तो टॉप मैनेजमेंट को मिसलीड करने के लिए ये सारा काम किया जाता है। अब ये मिसलीड इसलिए करते हैं टॉप मैनेजमेंट को क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो ऑथोराइज्ड पर्सन्स होते हैं, या फिर उनमें कुछ ओनर एमडीज वगैरह आते हैं, तो जिनको हमें रिपोर्टिंग देनी पड़ती है कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसी चल रही है, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट कितना है, या फिर हम लोगों को क्या अचीव करना है, या फिर हम लोग क्या अचीव कर चुके हैं। तो इसमें जब टॉप मैनेजमेंट को कोई रिपोर्टिंग देनी होती है तो वो रिपोर्टिंग दो तरह से दी जाती है, एक तो शोइंग हायर प्रॉफिट्स और दूसरा होता है शोइंग लोअर प्रॉफिट।
अब जब हाई प्रॉफिट आप टॉप मैनेजमेंट को दिखाते हैं, अब समझो आपका प्रॉफिट कुछ 10 लाख रुपीज़ है, बट आपकी टॉप मैनेजमेंट को आप मिसलीड करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपके मैनिपुलेशन कर लेते हैं आपके अकाउंट्स में, यानी कि आपके अकाउंट्स जो होते हैं वो अकाउंट्स को आप पूरी तरह से बदल देते हैं, और वो वाले अकाउंट्स जो आपने बदल दिए हैं जिसमें आपने हायर प्रॉफिट दिखाया हुआ है, वो रिपोर्ट आप आपकी टॉप मैनेजमेंट को बताते हैं। अब अगर आप आपका हायर प्रॉफिट वाला रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट को बताएंगे तो टॉप मैनेजमेंट आप पर खुश हो जाएगी। टॉप मैनेजमेंट को लगेगा कि बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, आप उनकी बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से आगे लेके जा रहे हो, बहुत अच्छी पोजीशन पे आपकी बिजनेस आई है, प्रॉफिट अच्छे से मिल रहा है, तो वो आपको बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, आपकी प्रेस करेंगे, और आपको वो सारी अथॉरिटीज़ एंड होल्ड दे देंगे कि आप इस प्रॉफिट को बनाए रहें या फिर आप इस पोजीशन को बनाए रहें। लेकिन सही जो बात होती है वो तो ये जो फ्रॉड कर रहे हैं ये टीम ऑफ एम्प्लॉयज़ या फिर कोई एक दो जो कोई एम्प्लॉयज़ फ्रॉड करते हैं उन्हें पता होती है। तो जो हम लोगों ने ज़्यादा प्रॉफिट लगाकर टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट दी है, तो ये रीजंस क्या होते हैं हमारी हायर प्रॉफिट के, मतलब हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है उससे हम लोग हायर प्रॉफिट क्यों बताते हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ रीजंस दिए हैं, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो टू ऑब्टेन क्रेडिट और टू एनहांस एग्जिस्टिंग क्रेडिट फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो टू शो क्रेडिट वर्दीज टू सप्लायर्स ऑफ द कंपनी। अब जो हमारा अगर प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो हमें लोन देने के लिए तैयार हो जाती हैं, या फिर जो सप्लायर्स होते हैं मार्केट में वो सप्लायर्स हमारी बिजनेस की पोजीशन को देखकर हमें सप्लाई देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो ये एक ए भी रीज़न होता है कि हमारे प्रॉफिट्स जो है वो हम लोग एक्चुअल से ज़्यादा हाई बताते हैं। या फिर टू मेंटेन कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, हमारे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उन शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए भी हम लोग हमारे प्रॉफिट जो है वो हायर बताते हैं। या फिर टू हाइक द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड इनेबल द सेल ऑफ दोज एट हायर प्राइस, इट मे बी डन बाय डिक्लेयरिंग हायर डिविडेंड्स ऑन शेयर्स। अब क्या होता है कि मार्केट में हमारी कंपनी के शेयर मौजूद होते हैं, अब हमारी कंपनी के शेयर्स को अगर मार्केट में ज़्यादा कीमत पर बेचना है तो इस समय हमारी बिजनेस का प्रॉफिट भी ज़्यादा दिखाना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम लोग हमारी शेयर्स पर ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे तो लोगों को लगेगा कि ये कंपनी को प्रॉफिट बहुत अच्छा है, ये कंपनी डिविडेंड्स बहुत अच्छी देती है और इस कंपनी के शेयर्स लेना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अगर हमें हमारे शेयर्स ज़्यादा प्राइस पर मार्केट में सेल करने होंगे तो उस टाइम पर भी हम लोग हमारे जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स एक्चुअल से हाई बता देते हैं। उसके बाद जो होता है गेट मोर कमीशन वेयर कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्न। अब बहुत बार ऐसे होता है कि काफ़ी कमीशन एजेंट हमारे बिजनेस में काम कर रहे होते हैं और उन कमीशन एजेंट को सैलरी बेसिस पर नहीं लिया जाता, तो वो कमीशन ही उनकी कमाई होती है। तो उनकी कमाई जो होती है या फिर उनको जो कमीशन मिलना होता है वो कमीशन मिलना होता है उनकी प्रॉफिट पर, तो आप प्रॉफिट ही ज़्यादा बता दो ताकि आपको कमीशन भी ज़्यादा मिल जाए। तो या फिर आपको कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करने हैं और डिविडेंड हायर रेट पर डिक्लेयर करने हैं तो आपको आपका प्रॉफिट भी हायर बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों कि जिसमें आप लोगों को आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है उस एक्चुअल प्रॉफिट से ज़्यादा रेट पर आपको ये सारी प्रॉफिट्स हायर बताने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें, और इसी की वाइस वर्सा होता है जो कि होता है शोइंग लो प्रॉफिट्स। अब लो प्रॉफिट कब बताते हैं या फिर लो प्रॉफिट दिखाने के पीछे क्या मंसूबे हो सकते हैं, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोगों को कंपनी को डायरेक्ट टैक्स से बचाना होगा तो उस समय पर हम हमारे प्रॉफिट्स को लो कर देंगे, जो एक्चुअल है उससे भी लो प्रॉफिट हम दिखा देंगे टू अवॉइड और टू रिड्यूस डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द कंपनी। फिर वो इनकम टैक्स हो, वेल्थ टैक्स हो, तो ये वाले टैक्सेस को हम लोगों को नहीं पे करना है या फिर ये वाले टैक्सेस से बचना है तो हम लोग उसको लो प्रॉफिट में दिखा देते हैं। या फिर हमें हमारी ही कंपनी के जो शेयर्स है वो कम कीमत पर अगर परचेस करने होंगे तो उस समय भी हम लो प्रॉफिट्स बता देते हैं ताकि हमारे शेयर्स हम ही परचेस कर सकें और वो भी लो प्राइसेस पर परचेस कर सकें, तो उस समय भी लो प्रॉफिट्स बताया जाता है। या फिर हमारे जो कॉम्पिटिटर्स या फिर हमारे जो मार्केट में बिजनेसेस होते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा
कंपटीशन में होते हैं तो इन सारे कॉम्पिटिटर्स पर हमारा एक गलत तरह का इंप्रेशन रहे, रॉन्ग इंप्रेशन रहे, इसलिए भी हम हमारे जो एक्चुअल प्रॉफिट्स होते हैं उनको लो बताते हैं, ताकि हम लोग कंपटीशन में रह सके और ताकि हम लोग उनको मिस रिप्रेजेंट कर सकें। अब ये जो हायर प्रॉफिट्स बताना या फिर लो प्रॉफिट्स बताना होता है, ये मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स की तहत होता है, क्योंकि अगर आप अकाउंट्स में मैनिपुलेशन नहीं करेंगे तो आपके प्रॉफिट्स के रेट्स बदलेंगे नहीं या फिर आपकी प्रॉफिट के अमाउंट्स बदलेंगे नहीं। अगर आपको आपकी प्रॉफिट की अमाउंट्स बदलनी है तो आपको आपके अकाउंट्स बदलने होंगे, आपके अकाउंट्स की अमाउंट्स बदलनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको मैनिपुलेशन करना पड़ता है आपके अकाउंट्स में। तो ये वाला जो मैनिपुलेशन होता है इसके पीछे कई सारे मंसूबे हो सकते हैं, जैसे कि कई बातें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की है, या फिर बियॉन्ड दैट मैंने जैसे कहा कि फ्रॉड करने वाली कोई टीम अगर आपकी बिजनेस में होगी तो वो वाली टीम अपने फायदे के लिए भी मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स कर सकती है और उसमें से फ्रॉड करके आपकी ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को धोखे में ला सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड में, कि डिटेक्शन में हम लोगों को पता चलता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश होता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फ्रॉड होता है और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स भी किया जाता है। अब जो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होता है वो किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है हमारे अकाउंट्स को, तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स जो होता है वो विंडो ड्रेसिंग की तहत मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब मैनिपुलेशन करना यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन करना अपनी फिनेंशियल डेटा का। अब हमारा फिनेंशियल डेटा शायद पुअर है तो उसे बेटर बताना है, या फिर अगर बेटर है तो उसे पुअर बताना, ये वाली चीज़ें जब हम करते हैं तो उसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग या फिर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अब विंडो ड्रेसिंग किस तरह से की जाती है, तो उसके कुछ तरीके हैं, जैसे कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उस क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दो, यानी कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, आपके एसेट्स को ओवर वैल्यूड कर दो या फिर आपकी लाइबिलिटीज को अंडर वैल्यूड कर दो, या फिर परचेसेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर में बी डेफर्ड टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब इस साल के यानी कि करंट ईयर के जो कोई भी परचेसेस या एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुके हैं उन सभी को डेफर्ड कर देना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि इस ईयर में कुछ हुआ ही नहीं, इस तरह से अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर लेना। और विंडो ड्रेसिंग के जो टाइप्स है वो होते हैं चार्जिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो रहे हैं लेकिन उन्हें हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बता रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर। अब आगे जो होता है वो है सेल एंड अदर इनकम्स ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मे बी शोन एज इनकम और सेल ऑफ द करंट ईयर। अब जो प्रीसीडिंग ईयर्स के सेल्स और इनकम्स होते हैं उन सेल्स और इनकम्स को इस करंट ईयर में ही बता देना या फिर इस साल के ही है ऐसा दावा करना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी विंडो ड्रेसिंग में। अब आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि ये सारी चीज़ें जब हम कर रहे हैं तो इस सब के पीछे एक ही मकसद होता है कि हमें कुछ फ्रॉड करना है या फिर हमें इनमें से कुछ पैसे ऐंठने हैं। अब जो सीक्रेट रिजर्व होते हैं प्रीवियस ईयर्स के, वो हमारी करंट फिनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को इन्फ्लेट करने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं या फिर उसको करंट फिनेंशियल ईयर में से हम प्रॉफिट निकाल देते हैं। या फिर अपना जो स्टॉक होता है उस स्टॉक को अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू कर सकते हैं, जो मैंने अभी अभी ऊपर बताया आपको। और इनकम और सेल्स जो होते हैं उसको भी हम लोग सप्रेस या इन्फ्लेट कर देते हैं, तो इससे हमारे अकाउंट जो होते हैं वो मैनिपुलेट हो जाते हैं या फिर उसको हम लोग मिस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों कि इन सारी चीज़ों में हम लोगों को सीक्रेट रिजर्व्स पर काम करने आ जाता है, विंडो ड्रेसिंग पर काम करने आ जाता है, और हमारे जो स्टॉक्स होते हैं उनके ऊपर भी और इनकम्स और सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी काम करने आ सकता है। और ये सारी चीज़ें लेकर हम लोग हमारे अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे केसेस हैं दोस्तों हमारी फ्रॉड के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एरर्स के साथ। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि एरर्स गलती से हो जाते हैं जिसके पीछे कोई भी फ्रॉड की, कोई भी हेराफेरी की भावना नहीं होती है, जबकि फ्रॉड जो होता है वो एक जानी बूझी साजिश होती है। अब फ्रॉड तो हमने देख लिए कि वो कैश में, गुड्स में मिस अप्रोप्रिएशन से हो जाते हैं या फिर मैनिपुलेट अकाउंट्स को कर देंगे हम तो तब हो जाते हैं। अब जो एरर्स होते हैं वो एरर्स कैसे हो जाते हैं, मतलब गलतियां होती हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते वक्त, तो ये सारी गलतियां कैसे हो सकती है। तो इसके पांच टाइप्स होते हैं दोस्तों कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर्स होते हैं। तो पहला एरर जो होता है वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा एरर है एरर ऑफ ओमिशन,
तीसरा एरर है एरर ऑफ डुप्लीकेशन, चौथा एरर होगा एरर ऑफ कमीशन, और पांचवा और आखिरी एरर है हमारा कॉम्पनसेटिंग एरर्स। तो ये जो एरर्स है इन्हें हमें इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और इजीली इसके ऊपर कंट्रोलिंग भी किया जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी हेरा फेरी नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है, तो इसे हम इजीली देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल की। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल की जब हम लोग बात करेंगे तो हमें पता है कि अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है वो कुछ पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है। अब वेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ द आइटम ऑफ ट्रांजैक्शन आर नॉट डन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, इट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि जो ट्रांजैक्शंस है वो अकाउंटिंग की प्रिंसिपल को फॉलो करके नहीं किए गए हैं, तो उस समय पर एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है। अब ये जो एरर होते हैं, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस से ट्रेस नहीं कर सकते हैं। ये एरर जो होते हैं वो अनइंटेंशनली कमिट हुए होते हैं, या फिर उनका पर्पस होता है कि हमारे अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके हमारा जो प्रॉफिट है उसे इन्फ्लेट करना या फिर उसे डिफ्लेट करना, यानी कि हमारे प्रॉफिट को ज़्यादा बताना या फिर हमारी प्रॉफिट को कम बताना। तो ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेंगे। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एरर ऑफ प्रिंसिपल को दिखाते हैं, जैसे कि प्रोवाइडिंग एक्सेसिव और इनएडिक्वेट डेप्रिसिएशन। अगर आप एक्सेसिव या इनएडिक्वेट डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं तो फिर आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल देखने को मिल जाता है। अब जब आप प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस बताते हैं, या फिर रॉन्गली आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस को पोस्ट करते हैं, तो ये वाली भी एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है। क्योंकि हमें पता है दोस्तों, अकाउंटिंग एंट्रीज जो होती है वो डबल एंट्री सिस्टम पर काम करती हैं और हर एक एंट्री के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते या फिर अपने जो ट्रांजैक्शंस है वो रॉन्गली पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पर ये एरर ऑफ प्रिंसिपल तो आना ही होता है। अब जब रेवेन्यू एक्सपेंसेस में बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा, अब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हैं या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देते हैं, तो उस जगह पर भी एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है। अब प्लांट एंड मशीनरी यानी एसेट्स जो होते हैं हमारे में भी स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, बिल्डिंग, जो कोई भी हो, इन सारे एसेट्स का जो वैल्यूएशन होता है वो वैल्यूएशन अगर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की तरह ना हुआ तो ये वाला भी एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है। अब जब हमें इनकम मिलती है तो वो इनकम अगर हम पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं जो कि पेमेंट कर रहा है, तो ये वाला भी एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए क्रेडिटेड टू मिस्टर एज अकाउंट इंस्टेड ऑफ द कमीशन अकाउंट, इट विल इंक्रीज क्रेडिटर्स इन द बैलेंस शीट एंड रिड्यूस प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कमीशन मिस्टर ए के तहत मिल गया, अब मिस्टर ए के तहत अगर मिल गया तो वो कमीशन अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया मिस्टर ए के अकाउंट पे। अब ये क्या करेगा कि ये हमारे क्रेडिटर्स की लिस्ट में, मतलब बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स है उसमें क्रेडिटर्स को बढ़ा देगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारी प्रॉफिट को कम कर देगा। तो ये वाली जो चीज़ होती है वो हो जाती है हमारी रॉन्ग पोस्टिंग की वजह से, और ये रॉन्ग पोस्टिंग होना मतलब हमें हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करने की वजह से होता है। अब वेयर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु रिसीव्स पेमेंट, अब जबकि रेंट पेड किया गया है मिस्टर ए को, जो रॉन्गली मिस्टर ए के अकाउंट में चला गया है, तो ये क्या हो जाता है, तो हमारे जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट इंक्रीज कर देता है और हमारे डेटार्स जो है बैलेंस शीट में उन डेटार्स को भी बढ़ा देता है। क्योंकि ये वाली चीज़ जो पोस्ट होनी थी रेंट अकाउंट को, लेकिन हमने गलती से उसको पोस्ट कर दिया पर्सनल अकाउंट में, तो ये वाली चीज़ें जो होती है वो काफ़ी अफेक्ट करती है। तो हमें जब हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना होता है तो हमारी प्रिंसिपल्स यानी कि रूल्स को, हमारे रेगुलेशंस को देखना, ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर इसे हम नहीं देखेंगे तो हमारी एंटायर सिस्टम डिफेक्टिव निकल सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल में। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमारा जो दूसरा एरर है जिसे हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन।
तो देयर में बी 2 टाइप्स ऑफ ओमिशन एंट्री व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी ओमिशन किसे कहते हैं, जहां पर हम लोग भूल जाते हैं कोई एंट्री करना, और उसे हम एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। अब ये एरर ऑफ ओमिशन 2 तरह से होते हैं। अब ये क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। Where transaction is totally omitted from the books of accounts, it will not affect trial balance and the detection of such error is difficult. अब जब हम कोई एंट्री पोस्ट करना ही भूल जाएं तो वो वाली जो अमाउंट है वो अमाउंट हमारी ट्रायल बैलेंस में फ्लैश नहीं होगी, या फिर इस तरह का जो एरर है उस एरर को ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस एंट्री को हमने पोस्ट ही नहीं किया है, हम लोग पूरी तरह से भूल चुके हैं उस एंट्री को। अब ओमिशन ऑफ परचेस और सेल फ्रॉम परचेस डे बुक और सेल्स डे बुक रिस्पेक्टिवली, अगर सेल्स डे बुक में से या फिर परचेस डे बुक में से कोई एंट्री अगर हम पोस्ट करना ही भूल गए तो फिर जैसे कि हमें पता है हमारी डबल एंट्री सिस्टम है, एक का इफेक्ट डेबिट को जाएगा तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट को जाएगा और उसी तरह से ट्रायल बैलेंस बनेगा। लेकिन अगर आपने एंट्री ही पोस्ट नहीं की है, यानी कि आपने डेबिट भी इफेक्ट नहीं दिया है और क्रेडिट भी इफेक्ट नहीं दिया है, तो इससे आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा और आपकी ट्रायल बैलेंस में आपकी इस एरर का पता नहीं चलेगा। तो ये होता है जब आपकी जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो टोटली ओमिट कर देते हैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी कि पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये भी होता है दोस्तों, जहाँ पर एरर ऑफ ओमिशन होता है, जहाँ पर आपका जो ट्रांजैक्शन है उसको पार्शियली ओमिट कर देते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही आपका जो डेबिट या क्रेडिट इफेक्ट होता है वो डेबिट या क्रेडिट एक ही इफेक्ट आपका इस एंट्री का होता है। तो एट दैट टाइम उसे हम लोग कहते हैं कि पार्शियल ओमिशन ऑफ अवर ट्रांजैक्शन। अब ये कब होता है दोस्तों? अब वेयर टोटल ऑफ परचेस डे बुक और सेल्स डे बुक ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन परचेस और सेल्स अकाउंट रिस्पेक्टिवली। अब जब हमारे परचेस डे बुक का या फिर सेल्स डे बुक का जो टोटल अमाउंट होता है, अगर वो टोटल अमाउंट हम लेना भूल जाते हैं तो वो हो जाता है हमारा पार्शियल ओमिशन। और या फिर हमारे जो पेमेंट और रिसीट के ट्रांजैक्शंस है वो हम हमारे लेजर अकाउंट में या फिर हमारे कैश बुक से हमारे लेजर अकाउंट में अगर ले जाना भूल जाते हैं तो वो भी हमारा होता है पार्शियल ओमिशन। यानी कि ये एरर ऑफ ओमिशन जो है ये 2 तरह से होता है। एक तो अगर आप पूरी तरह से यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट देना भूल जाते हैं, या फिर पार्शियली भी हो जाता है जहाँ पर आप कोई एक इफेक्ट देते हैं और दूसरा इफेक्ट देना भूल जाते हैं। तो ये वाला जो एरर ऑफ ओमिशन है, अगर ये टोटल ओमिट हो गई आपके ट्रांजैक्शन तो ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है, और अगर आपने किसी एक एंट्री को या फिर एक इफेक्ट दिया हो तो दूसरा इफेक्ट ढूंढने में थोड़ी आसानी हो सकती है। तो ये होता है हमारा एरर ऑफ ओमिशन। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे एरर ऑफ डुप्लीकेशन की। अब द डिटेक्शन ऑफ एरर ऑफ डुप्लीकेशन इज वेरी डिफिकल्ट, इट मे बी डिपेंडेड विथ प्रॉपर एंड माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ अकाउंट्स। अब डुप्लीकेशन का एरर तब होता है दोस्तों जब हम कोई एक एंट्री रिपीटेटिवली अगर पोस्ट कर दें, यानी कि कुछ परचेसेस किए हुए हैं उसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बट हम लोगों ने उस एंट्री को रिपीटेडली कर दिया। अब ये डुप्लीकेट एंट्री जब होगी दोस्तों तो इसमें भी डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट चले जाएंगे, तो इसमें ये पता नहीं चलेगा कि ये एंट्री डुप्लीकेट है या ये एंट्री फ्रेश एंट्री है। तो ये वाला भी बहुत डिफिकल्ट होता है दोस्तों ढूंढना कि एरर ऑफ डुप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया गया है। इसके लिए आपको बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है आपके अकाउंट्स का, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको देखने होते हैं आपके सेल्स और परचेस लेजर को या फिर उनके ट्रांजैक्शंस को। अब आपके पास अगर कोई डुप्लीकेट कॉपी होती है परचेस इनवॉइस की या सेल्स इनवॉइस की, तो उसे आप फिर से एक बार ट्रांजैक्शन में लाते हैं या फिर से एक बार उसकी एंट्री पास करते हैं तो एरर ऑफ डुप्लीकेशन हो सकता है। तो ये जो एरर ऑफ डुप्लीकेशन की वजह से ट्रांजैक्शंस बनते हैं, तो इसका दूसरा मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमारी ट्रायल बैलेंस में एक ही चीज़ 2 बार दिखाई दे हमें, क्योंकि उसमें ये पॉसिबिलिटी आ सकती है कि टोटल ऑफ कोई भी एक लेजर अकाउंट का जो है वो 2 बार हमारी ट्रायल बैलेंस में फ्लैश हो सकता है बिकॉज ऑफ एरर ऑफ डुप्लीकेशन। तो ये वाला एरर ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होने की ज़रूरत होती है। एरर ऑफ कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो एरर ऑफ कमीशन तब होता है जब हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओरिजिनल एंट्री की हो और हमारी लेजर अकाउंट में उसकी रॉन्ग एंट्री कर दी हो।
यानी कि एरर ऑफ कमीशन ऑकर्स व्हेन द एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री और द लेजर अकाउंट इज रॉन्ग। अगर आपके ओरिजिनल एंट्री या फिर लेजर अकाउंट की जो एंट्री है वो अगर गलत हो जाती है तो आपका एरर ऑफ कमीशन आ जाता है। मान लो हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि परचेस ऑफ गुड्स फॉर ₹25,000 रॉन्गली एंटर्ड एज ₹2,500 इन परचेस बुक। अब 25,000 के सेल्स थे, परचेसेस थे, जो कि हम लोगों ने एंटर करते वक्त एक जीरो ऐड करना भूल गए और वो हो गए अभी 2,500। तो ये वाला एरर ऑफ कमीशन हो जाता है। या फिर क्रेडिट परचेसेस हमने किए हैं ए बी कंपनी से और हम लोगों ने जब एंट्री पोस्ट की है तो वो एंट्री पोस्ट करते वक्त हमारे हाथों से रॉन्गली वो एंट्री क्रेडिट हो चुकी है बी ए कंपनी को। यानी कि परचेसेस हमने किए थे ए बी कंपनी से और एंट्री पोस्ट हो गई है बी ए कंपनी के अकाउंट में। तो ये वाली जो चीज होती है वो होता है एरर ऑफ कमीशन। अब हमारा जो टोटल करने का तरीका होता है हमारी लेजर अकाउंट का, यहाँ पर भी हमारा एरर ऑफ कमीशन हो सकता है। अब जो हमारे कोई भी लेजर अकाउंट हम लोग टोटल कर देते हैं, अब समझो उसका अगर टोटल होगा 1,12,500 तो फिर उसकी जगह पर हम लोगों ने लिख दिया 1,21,500। तो आप देख सकते हैं कि एक ह्यूज गैप अमाउंट का जो है वहां पर देखने को मिल सकता है। तो ये वाली भी चीज एरर ऑफ कमीशन में आ जाती है। अब अगर हम परचेसेस करते हैं ए बी कंपनी से जो कि रॉन्गली डेबिटेड हो जाते हैं ए बी कंपनी को इंस्टेड ऑफ बी ए कंपनी को इंस्टेड ऑफ ए बी कंपनी, तो फिर जो परचेस अकाउंट में जानी चाहिए थी एंट्री वो एंट्री चली गई अब ए बी कंपनी को। यानी कि जो एंट्री आपकी एक्यूरेट नहीं होती है या फिर जो एंट्री में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, मानो वो डिजिट का फ़र्क हो, मानो वो लेटर्स का फ़र्क हो, मानो वो हमारी नज़र की डिफ़ॉल्ट की वजह से हो, लेकिन ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो इन सब लोग को हम लोग कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो ये एरर ऑफ कमीशन देखना बहुत ज़रूरी होता है जहाँ पर हमारे लेजर अकाउंट में या फिर हमारी जो ओरिजिनल एंट्री होती है वही रॉन्ग हो जाती है। तो एरर ऑफ कमीशन ढूंढना वहाँ पर ज़रूरी होता है जहाँ से हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस शुरू कर दिए थे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे लास्ट एरर के बारे में जो कि है कॉम्पनसेटिंग एरर। अब when the effect of an error compensates with another error, it is known as compensating error। एक एरर जो दूसरे एरर को कॉम्पनसेट करता है उसे हम लोग कहते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। अब ये वाला जो एरर होता है वो हमारी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर देता है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं कि टोटल ऑफ डेबिट अकाउंट एज वेल एज क्रेडिट अकाउंट टोटल्ड शॉर्ट बाय 7,500। दिस टाइप ऑफ एरर विल कॉम्पनसेट बोथ। अब डेबिट अकाउंट का जो टोटल है और क्रेडिट अकाउंट का जो टोटल है वो 7,500 से शॉर्ट आ रहा है। तो ये वाला जो शॉर्ट आने वाला गैप है वो गैप हम लोगों को जल्दी डिटेक्ट करने नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या हो जाता है डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर लेते हैं और वो कॉम्पनसेट करते हैं तो इसे ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाले जो एरर होते हैं इन सारे एरर्स को हम लोग कहते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। अब दोस्तों ऑडिटिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि फ्रॉड होना और एरर्स होना। अब हम लोगों ने देखा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि अकाउंटिंग सिस्टम में होने वाले सारे एरर्स को या फिर सारे फ्रॉड्स को ढूंढना है। सिर्फ ढूंढना यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस आती है जिसमें हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स की। प्रिवेंशन का मतलब होता है दोस्तों कंट्रोल करना। अब जब हम लोग बात करेंगे तो ऑडिटर जो है वो ऑडिटर डायरेक्टली आपके किसी भी एरर या फ्रॉड को प्रिवेंट नहीं कर सकता है। या फिर अगर आप बात करें तो ऑडिटर जो काम कर रहा है यानी कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी चेक कर रहा है, आपके फ्रॉड्स को चेक कर रहा है, आपके एरर्स को चेक कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें वो क्या करेगा, तो वो सारी चीज़ें वो उसकी ऑडिटर रिपोर्ट में आपको बताएगा। यानी कि वो खुद से फ्रॉड्स एंड एरर्स डायरेक्टली प्रिवेंट या डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता कि चलो मैं कल से चला जाऊंगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और वहाँ का पूरा सिस्टम बदल दूंगा और वहाँ पे किसी तरह का फ्रॉड या एरर नहीं होने दूंगा। तो ये सारे राइट्स ऑडिटर के पास नहीं है। ऑडिटर उसे बस ढूंढ सकता है और उसे प्रिवेंट कैसे किया जाए या फिर उसके प्रिवेंशन के लिए वो एक ऑडिट रिपोर्ट में सजेशंस दे सकता है। अब ऑडिटर्स जो होता है वो एक्सपेक्टेड है उनसे कि वो ऑडिट करे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से और उन स्टैंडर्ड को देखते हुए वो कुछ सजेशंस दे या फिर वो कुछ बातें हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बताए ताकि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के एरर्स और फ्रॉड्स ना हो।
जैसे कि अब वो जो इंश्योर करता है या फिर कुछ स्टैंडर्ड्स हमें बेस देता है, तो उनमें से पहले होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हर बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमारी बिजनेस को अपने आप में स्ट्रेंथन कर देती है और अपने आप में होने वाले जो फ्रॉड्स है उन फ्रॉड्स को अपने ही कंपनी के अंदर डिटेक्ट करने की एक अच्छी सिचुएशन को क्रिएट कर देती है। अब हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बने हैं या नहीं, ये चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड होता है हमारी ऑडिटर ने इंश्योर किया हुआ। या फिर पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट बीइंग फॉलोड और नॉट। अब जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज होती है वो पॉलिसीज अगर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं होती है तो उसके बारे में भी आपको बताना होता है। ये सारी प्रिवेंशन की टेक्निक्स हैं जो आपके फ्रॉड्स को और एरर्स को कंट्रोल कर सकती हैं। वेदर प्रोविजंस लेड इन द कंपनीज एक्ट आर बीइंग फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बना रहे हैं तो आपको आपके जो कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस लेड किए हुए हैं या फिर आपने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाए हुए हैं तो उस हिसाब से ही आपके अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अब हमारा जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है तो वो जो हमारे स्टेटमेंट्स बन गए हैं या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन गए हैं वो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रू और फेयर व्यू बताते हैं या नहीं, ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जब हम प्रिवेंशन की बात करें तो कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि जहां पर ऑडिटर इस एरर्स या फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। तो some points are there or some factors which decide whether an auditor is responsible for non-detection of errors and frauds. अब an auditor should audit as per the principles laid out for auditing. ऑडिटर ने उसको जो कुछ प्रिंसिपल्स लेड किए गए हैं, दिए गए हैं, उसी तरह से ऑडिट करना एक्सपेक्टेड है। अब ही शुड फुलफिल हिज ड्यूटी एज पर द प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हिज प्रोफेशन। उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशन है उसके हिसाब से ही उसको उसके ड्यूटीज को फुलफिल करना होता है। एयर शुड बी रेक्टिफाइड ड्यूरिंग हिज ऑडिट एंड फ्रॉड इज टू बी रिफ्लेक्टेड इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। जो एरर या फ्रॉड ऑडिट करते समय ही रेक्टिफाई किया गया हो, यानी कि वो उसमें कुछ रिपेयर्स किए गए हो या फिर वो ध्यान में आ गया और उसके ऊपर हम लोगों ने मेजर्स भी ले लिए, तो वो सारी चीज़ें भी ऑडिटर रिपोर्ट में आनी चाहिए कि जब हम लोग ऑडिट कर रहे थे तो उस ऑडिट के समय पर ही ये वाली चीज़ें रेक्टिफाई हो चुकी हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी ऑडिट रिपोर्ट में आना ज़रूरी है। Even a simple hint that reflects that there is something wrong should not be overlooked. अगर ऑडिटर को पता चलता है कि ये कुछ गलत हो रहा है या फिर इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है तो वो उन चीज़ों को निग्लेक्ट नहीं कर सकता या इग्नोर नहीं कर सकता। ही शुड ओवरलुक ओवर इट एंड ही शुड गिव अ प्रॉपर इम्पोर्टेंस टू इट। देन ही शुड बिलीव ऑन सब्सटैंशियल एक्यूरेसी इन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटर को जो है वो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सब्सटैंशियल एक्यूरेसी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि एरर्स और फ्रॉड्स जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं नोइंगली और अननोइंगली, तो उन सारी चीज़ों को हम लोगों को ढूंढना होता है। ये हमारा बेसिक पर्पज़ है या फिर ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का। और सिर्फ ढूंढना यानी कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में, हमारी अकाउंटिंग सिस्टम में होने वाले जो कोई एरर्स है या फ्रॉड्स है उन्हें ढूंढना यानी हमारा काम खत्म करना नहीं है। तो उसे ढूंढ कर उसके ऊपर रेमेडीज लाना, उसको प्रिवेंट करना और इन फ्यूचर ये सारे फ्रॉड्स और एरर्स ना हो इसके ऊपर ध्यान रखना, ये हमारी ऑडिटिंग का सही ऑब्जेक्टिव, सही एम है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग क्या होते हैं, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन कैसे होता है हमारी फ्रॉड्स एंड एरर्स का। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, फ्रॉड और एरर्स के बारे में, एरर के टाइप्स, फ्रॉड के टाइप्स के बारे में अच्छे से पता चल गया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आपकी फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग फिर से मिलेंगे और नए वीडियो के साथ जिनमें हम फिर से डिटेल में बात करेंगे हमारे एक एक पॉइंट को लेकर।
आपको अगर ऑडिटिंग के बारे में और जानकारी चाहिए तो ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ऑडिटिंग के और दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।